वेलकम टू पायनियर क्लासेस। अब हम लोग 9th क्लास के आखिरी टॉपिक ध्वनि पे पहुंच चुके हैं। 7वां एक्सरसाइज है ये। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स वाइज आपको आगे बढ़ाते चलेंगे। ये आपका पॉलिटेक्निक के लिए, पारामेडिकल के लिए, आईटीआई के लिए सभी जगह पे कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये मदद करेगा। साथ में 9th के एग्ज़ाम के लिए तो ये करेगा ही। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न आता है कि ध्वनि क्या है और ध्वनि की प्रकृति लिखिए। तो ध्वनि क्या है देखते हैं। तो ध्वनि क्या है कि ध्वनि जो कुछ हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि भी प्रकाश, विद्युत आदि की भांति एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में वायु में फैलकर श्रोता के कानों तक पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि सदैव किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होता है। जब हम किसी घंटे पर चोट मारते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा घंटे को हल्का सा छूने पर उसमें झंझनाहट, कंपन का अनुभव होता है। जैसे ही घंटे के कंपन बंद हो जाते हैं, ध्वनि का सुनाई देना भी बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब सारंगी, वायलिन, सितार आदि बजाए जाते हैं तो तारों की झंझनाहट तथा कंपनों के कारण ध्वनि निकलने लगती है। मनुष्य तथा अन्य जीवधारियां भी अपने गले की झिल्ली को कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अतः निश्चय है कि ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होता है। बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। हम किसी वस्तु के ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब वह 1 सेकंड में 20 से अधिक कंपन कर रही हो। याद रखें, हम किसी वस्तु की ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब वो 1 सेकंड में कम से कम 20 से अधिक कंपन कर रही हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20,000 से अधिक कंपन कर रही हो तब भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती, अर्थात ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। ध्वनि के संचरण से आप क्या समझते हैं? व्याख्यात्मक रूप में वर्णन करें। तो ध्वनि का संचरण, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम अर्थात गैस, द्रव या ठोस का होना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि का संचरण भी यांत्रिक तरंगों की भांति किसी पदार्थ के कणों के दोलन के द्वारा होता है। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है, जबकि ठोस अथवा द्रव में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव है। चूँकि माध्यम के क्रमागत कणों के दोलन से ही ध्वनि ऊर्जा का संचरण होता है, अतः निर्वात में होकर ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि संचरण की व्याख्या। किसी माध्यम में स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगें इन यांत्रिक तरंगों में से एक है। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करते हैं। माध्यम में प्रत्यास्था गुण के कारण हलचल या विक्षोभ माध्यम की एक परत से दूसरी परत में संचरित हो जाता है। एक प्रकार तरंग माध्यम से आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में उत्पन्न तरंगें वायु के एक कण से दूसरे कण को दे देती है, परंतु कण अपनी माध्य स्थिति पर ही दोलन करते रहती है, अर्थात माध्यम स्वयं स्थानांतरित नहीं होता। निम्न प्रयोग से यह सिद्ध किया जा सकता है कि यांत्रिक तरंगें ध्वनि तरंगे के संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रयोग। कांच का एक बेल जार लेते हैं जिसमें ऊपर वायुरोधी डॉट लगी होती है। इसे एक विद्युत घंटी को लटकाकर इसे एक सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। बेल जार का संबंध नीचे एक चूसन पंप से कर देते हैं और कुंजी के को दबाने पर घंटी बजने लगती है।
तथा आवाज़ बाहर सुनाई देती है। अब यदि चूषण पंप द्वारा बेलजार के अंदर की वायु धीरे धीरे निकालते हैं तो विद्युत घंटी की ध्वनि मंद पड़ती जाती है, और जब बेलजार के अंदर पूर्ण निर्वात हो जाता है तो ध्वनि बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती है। अब यदि वायु का कोई अन्य गैस पुनः जार में पहुंचाते हैं तो ध्वनि फिर सुनाई पड़ने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसके माध्यम से आवश्यक पड़ती है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। दूसरा, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम के कण गमन नहीं करते। और तीसरा, ध्वनि माध्यम के अंदर तरंग के रूप में चलती है। और चौथा, ध्वनि में यांत्रिक तरंगें होती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के अनुसार इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण, ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के एक बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर यांत्रिक तरंगों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। पहला, श्रव्य तरंगें। जिन तरंगों का हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, और इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। निम्नतम 20 हर्ट्ज तथा उच्चतम 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति को श्रव्यता की सीमा कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें कान के पर्दे को संवेदित नहीं करती, तथा 20,000 से उच्च आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान का पर्दा इतना शीघ्रता से कंपन नहीं कर पाता, अतः ये तरंगें हमें सुनाई नहीं देता। श्रव्य तरंगों के स्रोत, वाक् तंतु, मनुष्यों और जानवरों की आवाज़ें, कंपित वायु स्तंभ जैसे बांसुरी और शहनाई, कंपित प्लेट एवं झिल्लियाँ, घंटा, ढोल या तबला इत्यादि। अपश्रव्य तरंगें, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, निम्न श्रव्य आवृत्ति, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इन तरंगों के लिए संवेदनशील नहीं होते। इन तरंगों की इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत के कंपन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे भूचाल के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे। आगे, पराश्रव्य तरंगे, उन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होने के कारण ये तरंगे मनुष्य को सुनाई नहीं देती। चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन लेता है। इन पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। उच्च आवृत्ति तरंगे होने के कारण ये तरंगे अपने साथ बहुत अधिक ऊर्जा ले जाती है तथा कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये माध्यम में बहुत अधिक दूर तक चली जाती है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पहला, संकेत भेजना। दूसरा, समुद्र की गहराई ज्ञात करना एवं छिपे पदार्थों का पता लगाना। तीसरा, उद्योग में। चौथा, कृषि में। पांचवा, जीव तथा चिकित्सा विज्ञान में। आगे, तरंगें कितने प्रकार की होती है? तो तरंगें 2 प्रकार की होती है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे और दूसरा यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती है, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा तरंग, एक्स तरंग, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ होती है तथा सभी तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें अथवा प्रत्यास्था तरंगें कहलाती है। अथवा वे तरंगें जो किसी ठोस द्रव गैस पदार्थ के कणों के दोलन द्वारा उत्पन्न होती है तथा आगे बढ़ती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती है। जैसे जल के तल पर उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें एवं ध्वनि तरंगें। इन तरंगों के अंतर्गत माध्यम के कणों में दोलन यांत्रिक
के नियमों के अनुसार होते हैं। ये यांत्रिक तरंगे माध्यम की प्रत्यास्थता के गुण पर भी निर्भर करते हैं और इसके लिए दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला जड़त्व और दूसरा प्रत्यास्थता। जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा संचित करते हैं, जबकि प्रत्यास्थता के गुण के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ देकर अपनी स्थिति में लौट आता है तथा दोलन करता है। तरंग गति की दिशा तथा कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है। इसमें है एक अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे सितार के तार से अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। जैसा इसमें इसके गुण हैं कि यह केवल ठोस तथा द्रवों की सतहों से उत्पन्न की जा सकती है। इनमें माध्यम पृष्ठ पर श्रृंग और गर्त, श्रृंग माने उठा हुआ भाग और गर्त माने धंसा हुआ भाग का निर्माण होता है। आगे अनुदैर्ध्य तरंगे। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम का प्रत्येक कण तरंग के चलने की दिशा में समानांतर कंपन करता है तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण अगर आसपास आते हैं तो यह संपीड़न कहलाता है और दूर दूर होते हैं वहाँ विरलन कहलाता है। जहाँ नज़दीक नज़दीक होते हैं उस हिस्से को हम संपीड़न कहते हैं और जहाँ दूर दूर होते हैं उस हिस्से को हम विरलन कहते हैं। गुण। अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में उत्पन्न होती है। वायु में ध्वनि इन्हीं तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और द्रवों के अंदर केवल अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती है। अनुप्रस्थ तरंगें तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में समझाइए और अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है। पहला अनुदैर्ध्य तरंगें, पहला अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगें। तो आगे है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो जब किसी तरंग के चलने का पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंकना, ये पत्थर फेंकने पर जो पानी की सतह पर बनने वाली तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, क्योंकि इसमें पानी के कणों का दोलन गति तरंग के लंबवत होती है। अनुदैर्ध्य तरंगें जब किसी तरंग के चलने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु या गैस में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों में चलती है, क्योंकि माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में ही गति करते हैं। आगे है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के कणों का दोलन तरंग दिशा के लंबवत होता है, वहीं अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम कण के कणों का दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। अनुप्रस्थ तरंगे में श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। एक श्रृंग तथा एक गर्त मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनाता है। वहीं अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है और एक संपीड़न और एक विरलन मिलकर अनुदैर्ध्य तरंग बनाता है। इसमें घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, इसमें संपीड़न के घनत्व में बढ़ता और विरलन के घनत्व में घटता है। ये तरंग केवल ठोस या द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होता है और ये तरंगे मतलब अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस सभी में उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंगें किन्हीं दो समस्पृश श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाती है, वहीं किन्हीं संपीड़न और विरलनों के मध्य की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य कहलाती है। आगे दोस्तों आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। आवर्तकाल तरंग के मार्ग के में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकंड है। इसे दोलन काल भी कहते हैं। आवृत्ति तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन की संख्या प्रति एकांक समय को तरंग की आवृत्ति कहते हैं।
इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्त यानी दोलन काल या आवृत्ति में संबंध। माना किसी दोलन करने वाली वस्तु की आवृत्ति n हर्ट्ज तथा आवर्तकाल t है, तो वस्तु 1 सेकंड में n दोलन करती है, अर्थात n दोलन करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय 1 सेकंड है। इसलिए एक दोलन करने में वस्तु द्वारा लिया गया समय 1/n सेकंड होगा, परंतु एक दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अतः t बराबर 1/n, अर्थात n बराबर 1/t, या हम कह सकते हैं n गुने t बराबर 1, यानी आवृत्ति गुने आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। आगे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तरंग दैर्ध्य किसी माध्यम में कंपन करते हुए किसी कण के एक आवर्तकाल में तरंग संचरण की दिशा में जितनी दूरी तय कर लेती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक MKS प्रणाली में मीटर होता है। आवृत्ति तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के दोलन की संख्या प्रति एकांक समय को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग का वेग किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग की चाल या वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, तरंग वेग में संबंध। माना कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t, आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा। इस वस्तु द्वारा उत्पन्न तरंग t सेकंड में लैम्ब्डा दूरी तय करेगी। t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? लैम्ब्डा, अर्थात 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्ब्डा बटा क्या हो गया? t। परंतु 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं, तो इसलिए v बराबर हो गया लैम्ब्डा बटा t, अर्थात लैम्ब्डा गुने 1/t। चूँकि 1/t को हम n बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, इसलिए v बराबर n लैम्ब्डा, अर्थात तरंग वेग बराबर क्या हो गया? आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, अर्थात v बराबर n लैम्ब्डा, जहाँ n क्या है? आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, आगे दोस्तों अगला कहता है संगीतिक ध्वनि के अभिलक्षण कितने होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कि संगीत हम किसे कहेंगे? तो संगीतिक ध्वनि के अभिलक्षण, संगीतिक स्वर एक दूसरे से केवल 3 प्रकार से भिन्न होते हैं। भिन्नता तारतम्य, प्रबलता और गुणता के आधार पर हो सकती है। ये 3 संगीतिक ध्वनि के अभिलक्षण कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि तारतम्य क्या होता है, जिसको पिच भी कहा जाता है। संगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण, वह गुण जिससे यह पता चलता है कि स्वर महीन है अथवा मोटा। स्त्रियों एवं बच्चों का स्वर प्रायः महीन होता है, जबकि पुरुषों का स्वर मोटा होता है। स्वर जितना महीन होता है वह उतने ही ऊंचे तारतम्य का माना जाता है। किसी इंजन की सीटी की ध्वनि महीन तथा सायरन की ध्वनि अपेक्षाकृत मोटी होती है, अतः सीटी का तारतम्य सायरन के तारतम्य से ऊंचा होती है। इसे प्रकार शेर की दहाड़ से मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य अधिक होता है। किसी स्वर का तारतम्य केवल उस स्वर की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारतम्य उतना ऊंचा होगा, ये याद रखें। तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रबलता, प्रबलता ध्वनि का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। गुणता, गुणता संगीतिक स्वर का वह अभिलक्षणिक गुण है जिसके कारण समान तारतम्य तथा समान प्रबलता की 2 ध्वनियाँ 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न की जाती है, अलग अलग पहचाना जा सकता है। आगे तीव्रता, तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को व्यक्त करता है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राह्यता पर भी निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन और विस्तृत रूप से समझाइए। ध्वनि तरंगों का परावर्तन एक सामान्य अनुभव की बात है कि जब हम किसी कुएं के भीतर की ओर अथवा किसी खाली हॉल में अथवा किसी गुंबद के भीतर चिल्लाते हैं तो कुछ समय पश्चात हम स्वयं अपनी
ही ध्वनि सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्वनि दीवारों से टकराकर परावर्तित हो जाती है। इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। स्वयं अपनी ध्वनि को वापस सुनने की इस घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। मेघ गर्जन की गड़गड़ाहट का मुख्य कारण बादलों एवं भूमि द्वारा ध्वनि का बार बार परावर्तित होना है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए विस्तृत बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है और इसका चिकना या चमकीला पृष्ठ होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य के कान की विशेषता है कि वह प्रतिध्वनि को सुन सकती है। प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है यदि मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि का कानों तक पहुंचने में कम से कम 1/10 सेकंड का अंतर हो। 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। अतः 1/10 सेकंड में ध्वनि 32.2 मीटर की दूरी तय करेगी। इसीलिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 33.2 मीटर से अधिक होनी चाहिए, अर्थात वस्तु ध्वनि के उद्गम से 16.6 मीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के नियम। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा, परावर्तित ध्वनि अभिलंब तथा आपतित ध्वनि तरंग आपस सभी एक ही तल में होने चाहिए। आगे दोस्तों, ध्वनि परावर्तन के कुछ उपयोग लिखिए। तो ध्वनि परावर्तन के उपयोग, ध्वनि परावर्तन के निम्न उपयोग हैं। पहला, ध्वनि परावर्तक। बड़े बड़े व्याख्यान भवनों में मंच पर वक्ता के पीछे अवतल अथवा परवलयाकार परावर्तक बोर्ड लगे होते हैं। वक्ता की ध्वनि की तरंगे इन बोर्डों से परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है तथा दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंच जाती है। बातचीत करने की नली। यह एक धातु की लंबी नली होती है जिसका एक सिरा फनल के आकार का होता है। जब कोई व्यक्ति इस फनल पर मुंह रखकर बोलता है तो उसकी ध्वनि नली की दीवारों से में बार बार परावर्तित होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है जहां यह सुनी जा सकती है। इस प्रकार की नलियां बड़े बड़े भवनों में और पानी के जहाज़ों में लगाई जाती है। तो ध्वनि के परावर्तन जिन चीज़ों पे निर्भर करती है उसमें से है ध्वनि परावर्तक, बातचीत करने की नली, कान के पीछे हाथ रखकर सुनना, स्टेथोस्कोप भी ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है और समुद्र की गहराई भी ध्वनि के परावर्तक से नापी जाती है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्वनि क्या है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़े हैं। इसके बाद है अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को अपश्रव्य कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को पराश्रव्य कहते हैं। जैसे भूचाल वाला जो होता है वो क्या होता है, अपश्रव्य होता है, और जो चमगादड़ उत्पन्न करता है वो क्या होता है, पराश्रव्य होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या अंतर है। उसके बाद ध्वनि तरंग के वेग और तरंग दैर्ध्य में v = n लैम्डा। यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग से आप क्या समझते हैं, ये भी पढ़े हैं। अनुदैर्ध्य तरंग से आप क्या समझते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषताएं क्या है। ध्वनि के परावर्तन किसे कहते हैं और तने हुए उत्पन्न वायु में ये सारे में कौन कौन से चीज़ होते हैं। आगे प्रतिध्वनि से आप क्या समझते हैं और ये कब सुनाई पड़ता है, इसको हमने देखा। आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, कंपन और तरंग चाल, ये सभी चीज़ के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद समुद्र की गहराई किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए ध्वनि परावर्तन का उपयोग किया जाता है और जहाज़ पर रखे यंत्र की सहायता से वस्तु ऊंची आवृत्ति की ध्वनि की तरंगें, इन्हें पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, जल के नीचे भेजी जाती है और परावर्तिक तरंगें एक दूसरे तरंग यंत्र के द्वारा ग्रहण की जाती है और तरंगों की इस पूरी यात्रा का समय ज्ञात कर लेते हैं, जिससे समुद्र की गहराई ज्ञात कर ली जाती है। उसके बाद आपका आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न के लिए आप स्क्रीनशॉट लें और इसका खुद से अभ्यास करें।
यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रश्न आपका है जिसमें तरंगदैर्घ्य गणना करना है। अगला में आपका क्या ज्ञात करना है, आप ध्वनि कितनी दूर जाएगी ये ज्ञात करना है। आप अगले प्रश्न को देखिए, इसमें आपको हथौड़े और रेल पटरी वाला एक सामान्य प्रश्न दिया गया है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्न है। ये 7वां प्रश्न है, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और इस प्रकार से आपका 9th क्लास का संपूर्ण फिजिक्स समाप्त हुआ। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले फिजिक्स के पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल के 10th वाले पार्टीशंस में। गुड लक दोस्तों। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को लाइव क्लास में देखेंगे और आप इस थ्योरी पोर्शंस को बार बार सुने ताकि आपका पूरा थ्योरी कंप्लीट हो।